नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। क्या नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची है? क्या अमेरिका को जंग में घसीटने का खेल शुरू हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया की डीकेन यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्ट स्टडीज के फोरम के डायरेक्टर शाहराम अकबरजादे का दावा है कि ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा है वो नेतन्याहू की पहले से तय की गई रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि नेतन्याहू ने जानबूझकर इस संघर्ष की शुरुआत की ताकि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु बातचीत को पटरी से उतारा जा सके। अकबरजादे के मुताबिक नेतन्याहू को अच्छी तरह पता था कि ईरान जवाबी हमला करेगा और वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे ताकि अमेरिका को भी इस जंग में सीधे शामिल करने का बहाना मिल जाए। उन्होंने बताया कि यूरोपीय देश चिंतित हैं क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग में खुलकर उतरता है तो पूरे वेस्ट एशिया में हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि फिलहाल अमेरिका कूटनीति को एक मौका दे रहा है, लेकिन खतरा बना हुआ है, बातचीत कभी भी नाकाम हो सकती है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का असली एजेंडा रिजीम चेंज है। तो सवाल ये है कि अमेरिका एक और मध्य पूर्व युद्ध में फंसने जा रहा है और ये क्या सब पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्टेड प्लान है? रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बड़ा बयान दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। पेस्कोव ने ये टिप्पणी उन मीडिया रिपोर्ट्स पर की है जिनमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजरायल का साथ देने के लिए ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमेरिका ने यह साफ नहीं किया है कि वो इस जंग में सीधा कूदेगा या नहीं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शुक्रवार को लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि वो होश में से काम ले। काट्ज ने कहा, जो आतंकी इजरायल को धमकी दे रहे हैं उनके लिए अब हमारा सब्र खत्म हो चुका है। इससे एक दिन पहले ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के नेता नैम कासिम ने कहा था, अगर ईरान पर इजरायल और अमेरिका की ओर से बर्बर हमला होता है तो हिजबुल्लाह अपनी मर्जी से जवाब देगा। यानी अब हिजबुल्लाह भी इस टकराव में खुलकर उतरने की धमकी दे रहा है और इजरायल साफ कर रहा है कि अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। स्थिति और भी गंभीर हो सकती है अगर लेबनान से मोर्चा खुलता है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा है कि ईरान में सरकार बदलना कभी भी स्वीकार नहीं होगा और अगर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनी की हत्या की जाती है तो ये पेंडोरा बॉक्स यानी अनगिनत मुश्किलों की शुरुआत होगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर अमेरिका की मदद से इजरायल आयतुल्लाह अली खामनी की हत्या करता है तो रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी, हम इस पर बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने आगे कहा, इस तरह की हरकत का जवाब ईरान के अंदर से ही आएगा। इससे ईरान में चरमपंथी सोच को बढ़ावा मिलेगा और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें इसका अंजाम सोच लेना चाहिए। पेस्कोव ने यह भी कहा कि ईरान में सरकार बदलने की बात सोचना भी अस्वीकार है, सिर्फ इस पर बात करना भी गलत है और दुनिया को इसे नकार देना चाहिए। ये बयान अब तक रूस की ओर से ईरान इजरायल विवाद पर सबसे कड़ा और स्पष्ट स्टैंड माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के आलम सालेह ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि चीन की सबसे बड़ी चिंता है कि ईरान के तेल पाइपलाइन खुले रहें और इलाके में व्यापार व निवेश चलता रहे, लेकिन अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो चीन और रूस को इसका परोक्ष रूप से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो चीन और रूस बहुत खुश होंगे। वो यही चाहते हैं कि अमेरिका एक लंबे और थकाऊ युद्ध में फंसे और ईरान कोई यमन के हूती नहीं है, ना ही अफगानिस्तान के तालिबान और ना ही सीरिया या इराक। ईरान एक मजबूत देश है। आगे उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो चीन और रूस ईरान को परोक्ष समर्थन देंगे ताकि युद्ध लंबा चले, ईरान लड़ता रहे और अमेरिका को इस क्षेत्र में कई साल तक उलझा कर रखा जा सके। हालांकि उन्होंने साफ किया कि चीन और रूस खुद इस जंग में सीधे नहीं उतरेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ये फैसला करेंगे कि इजरायल ईरान संघर्ष में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा संदेश है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता की एक महत्वपूर्ण संभावना है, चाहे वो हो या ना हो। मैं अगले 2 हफ्तों के अंदर ये फैसला करूंगा कि अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाना है या नहीं। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बीती रात राहत सामग्री वितरण केंद्रों के पास इजरायली सेना की गोलीबारी में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है।
गजा के अधिकारियों का कहना है कि लगभग हर दिन राहत सामग्री का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनी लोग इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना ने हालिया मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इससे पहले इजरायली सेना कह चुकी है कि वो केवल चेतावनी के लिए गोली चलाती है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने के आखिर से लेकर अब तक राहत सामग्री के लिए जुटे 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान की राजधानी तेहरान पर हुए हमलों में 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स शामिल थे। इन हमलों में करीब 120 बम और मिसाइलें इस्तेमाल की गईं। सेना ने यह भी बताया कि तेहरान के आसपास मिसाइल बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया गया, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं। इन इजरायली हमलों में ईरान में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना ने शुक्रवार को बताया कि ईरान की तरफ से इजरायल की ओर एक बार फिर नए मिसाइल दागे गए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने कहा, ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइल लॉन्च की पहचान के बाद देश के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए हैं। IDF ने आगे कहा, हमारे डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं और खतरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। सेना ने यह नहीं बताया कि कितने मिसाइल दागे गए हैं और अभी तक किसी नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। लोगों से कहा गया है कि तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं और अगली सूचना तक वहीं रहें। ज्यूश वॉइस फॉर पीस यानी JVP, जो अमेरिका की एक मानवाधिकार संगठन है, उसने इजरायल के ईरान पर हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। इस संगठन ने कहा कि ये हमले पूरे इलाके को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकते हैं। JVP ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, दशकों से इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराधों के लिए सजा नहीं मिली है और अमेरिका से बिना शर्त सैन्य सहायता मिलती रही है। यही वजह है कि आज हालात इतने बिगड़ गए हैं। अमेरिका हर साल करीब इजरायल को 31,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देता है। गजा पर अक्टूबर 2023 से जारी हमलों के बाद अमेरिका ने और भी अरबों डॉलर की मदद भेजी है। JVP ने आगे कहा, ईरान के साथ तनाव बढ़ाने के साथ साथ इजरायल फिलिस्तीनियों की हत्या और भुखमरी को भी और तेज कर रहा है और ये सब अमेरिका की मदद से हो रहा है। इजरायल नरसंहार कर रहा है और पूरे इलाके में युद्ध भड़का रहा है। अमेरिका को अब तुरंत इजरायल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए। एक्सियम 4 मिशन के लॉन्च को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपडेट दिया है। एजेंसी ने कहा है यह मिशन 22 जून को लॉन्च नहीं किया जाएगा। इससे पहले कई बार स्थगित हो चुके इस मिशन को लॉन्च की संभावित तारीख 22 जून बताई गई थी। अब जानकारी दी गई है कि नासा, एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स इस मिशन की लॉन्चिंग को लेकर संभावित तारीख की समीक्षा कर रहे हैं। नासा ने 22 जून को होने वाली लॉन्च को टालने का फैसला लिया है और आने वाले दिनों में नई तारीख तय की जाएगी। एक्सियम 4 मिशन एक कमर्शियल मिशन है जिसे एक्सियम स्पेस नाम की अमेरिकी कंपनी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूदा नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाना है। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर सीवान पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM सम्राट चौधरी सहित बिहार कैबिनेट के तमाम मंत्री और नेता इस मौके पर मौजूद रहे। सीवान में पीएम मोदी ने पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा बिहार के 22 शहरों के लिए सीवरेज और पानी की योजनाओं की शुरुआत की। पिछले 3 हफ्तों में मोदी दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं। चुनाव नियमों में संशोधन कर पहले चुनाव से जुड़े CCTV फुटेज जैसे डाटा तक लोगों की पहुंच को रोक दिया गया था और अब चुनाव आयोग ने एक चौंकाने वाले फैसले में मतदान के वीडियो और तस्वीरों को सुरक्षित रखने के समय को घटाकर सिर्फ 45 दिन कर दिया है। यानी 45 दिनों बाद उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। यानी इसके बाद कोई सबूत नहीं रहेगा और शिकायत होने पर भी इसकी जांच नहीं की जा सकती है। पहले चुनाव के अलग अलग चरणों को 3 महीने से 1 साल तक इसे रखा जाता था। दुरुपयोग का हवाला देकर यह कदम उठाया गया है, लेकिन अब इस फैसले की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह निर्णय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करेगा या प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम है? चुनाव आयोग ने बदलाव के इस निर्णय की घोषणा कदम अवश्य है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।